जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 15 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स में। यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ये करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल होते हैं। मतलब आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, और हिंदी माध्यम के हों तो भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको 30 एमसीक्यू कराता हूँ। मीन्स आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आपको 3 एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ। और ये एमसीक्यू आपके वन लाइनर एमसीक्यू भी रहते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी रहते हैं, साथ साथ आपको असर्शन रीजन भी मिलते हैं। मीन्स 3 टाइप्स एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ चाहे आप यूपीएससी का पेपर दें, चाहे यूपीपीएससी का पेपर दें, कोई भी स्टेट लेवल का पीसीएस या कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम दें, आपको यहाँ से करंट अफेयर अवश्य मिलेगा। आप जाके यूट्यूब में सर्च करिए, देखिए, और मेरे को भी बताइए कमेंट के माध्यम से कि क्या ऐसा कोई चैनल है जो आपको करंट अफेयर्स का एक्सप्लेनेशन कराए और साथ साथ इतने सारे एमसीक्यू कराए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। रीनेमिंग ऑफ सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट एरिया। देखिए अभी अभी क्या है कि जो सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट एरिया था, आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है यहाँ पर कई भवनों का निर्माण कराती है सेंट्रल विस्टा में। तो इस क्षेत्र का नाम जो है चेंज हो गया, इस क्षेत्र का नाम हो गया कर्तव्य भवन एरिया। अच्छा, क्या था कि जब राजधानी ट्रांसफर हुई थी 1911 में, जब राजधानी दिल्ली बनी थी, कलकत्ता से ट्रांसफर हुई थी कि नहीं, नई दिल्ली राजधानी बनी थी। अच्छा, तो उस समय क्या था कि अंग्रेज गवर्नमेंट ने 2 व्यक्तियों को हायर किया था। एक का नाम था लुटियंस और बेकर्स। आप कभी जाएंगे तो ओल्ड दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। तो ये दोनों जो है आर्किटेक्ट थे, इन्होंने पूरा क्या कहते हैं आर्किटेक्ट किया था दिल्ली को। जो भी सचिवालय है, पार्लियामेंट है, जो भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, सबका आर्किटेक्ट इन्होंने किया था। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या नाम दिया था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो अभी अभी हमारे यूनियन गवर्नमेंट में और वहाँ के मंत्री ने, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है कि इसका नाम चेंज करके कर्तव्य भवन एरिया कर दिया है। सरकार का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, विजन क्या है इस पर, कि जो भी कॉलोनियल रूट्स हैं, मतलब जो भी औपनिवेशिक काल की जड़ें हैं, उनको क्या करना, खत्म करना। जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनके मन से औपनिवेशिक काल का जो भी चीजें है कि हम कॉलोनियल टाइप, ब्रिटिशर्स के टाइप जैसे बन रहे हैं, उसको क्या करना, सरकार को हटाना। लोगों में कर्तव्यों की भावना को जगाना, नागरिक कर्तव्य की भावना को गहरा बनाना। और इसी प्रोजेक्ट में सरकार जो है 10 सेक्रेटरिएट बिल्डिंग बनाएगी, 10 सचिवालय बिल्डिंग बनाएगी सरकार। और इन सचिवालय बिल्डिंग में जैसे मान लीजिए कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2, ऐसे करके 10 बिल्डिंग बनवाएगी। क्वेश्चन, विच जोन है रिसेंटली रीनेम्ड कर्तव्य भवन एरिया बाय यूनियन गवर्नमेंट? सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट एरिया। केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र का नाम बदल कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया गया? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेंट्रल विस्टा एरिया रीनेम एज कर्तव्य भवन एरिया। बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदल कर्तव्य भवन क्षेत्र किया गया, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑफ 12 न्यू सेक्रेटरी, नहीं 10 मैंने बताया ना, 12 नए सचिवालय थोड़े हैं, 10 नए सचिवालय का निर्माण है, तो कल पहला सही है। सेंट्रल विस्टा इज रीनेम टू कर्तव्य भवन एरिया, ये बात बिल्कुल सही है कि सेंट्रल विस्टा को कर्तव्य भवन एरिया नाम कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? द स्टेट एम्स टू रिमूव कॉलोनियल आर्किटेक्चर रेफरेंसेस एंड ईस्टर्न सिविक ड्यूटीज, बिल्कुल सही बात है। राज्य का उद्देश्य औपनिवेशिक वस्तुकाल के संदर्भों को हटाना और नागरिक कर्तव्यों को मजबूत करना। तो ए सही, आर सही, उसका क्या है एक्सप्लेनेशन भी। इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए आज की तारीख है 15 जुलाई 2026। आज से क्या हुआ है कि भारत और यूके का जो इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है, सेटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या हो गया है, इन्फोर्स हो गया। इन्फोर्स अर्थात लागू हो गया है। इसको 2025 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम मोदी जी ने, और वहां के उस समय के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर जी ने, दोनों ने इसमें क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। अभी आपको पता है कि ये केयर टेकर पीएम है, इन्होंने डिजाइन दे दिया था ड्यू टू इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, इसके ट्रिटी के तहत क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट है उनको टिल 0% ड्यूटी में लाया जाएगा। मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट को 0% तक रिड्यूस किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे को 0 कर देगा, कुछ में 10 लगेगा, 15 लगेगा, लेकिन मैक्सिमम पे क्या, मैक्सिमम प्रोडक्ट को 0 पे लिया जाएगा। 99% प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 0% टैरिफ पे हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। टॉप सेक्टर पे मतलब कम लगेगा टैक्स या 0 किया जाएगा।
जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, स्पाइसेस हो गए, मसाले, मीट, मांस, मछली, फुटवेयर प्रोडक्ट, प्रोसेस फूड, वेजिटेबल और सिरप का अनाज पे, इन सब में क्या हो जाएगा, 0% क्या लग जाएगा, टैरिफ लग जाएगा। द ट्रेड एग्रीमेंट सिट्टा ऑपरेशनलाइज्ड इन जुलाई 2026 बिलोंग्स टू इंडिया एंड विच नेशन? जुलाई 2026 में लागू हुआ व्यापार समझौता सिट्टा भारत किससे संबंधित? यूनाइटेड किंगडम से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया यूके सिट्टा, इट वाज साइंड बाय पीएम मोदी एंड पीएम के स्टामर। ये बात बिल्कुल सही है, ये पीएम मोदी और पीएम के स्टामर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, बात एकदम उचित है। इट प्रोवाइड फ्री ड्यूटी पास टू ऑल एग्रीकल्चर गुड्स विदाउट एक्सेप्शन, ये गलत जवाब है। एक्सेप्शन है तो सभी को थोड़े फ्री ड्यूटी किया है, कुछ को किया है, खाली केवल क्या हो गया, एक सही। इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू द यूके आर प्रोजेक्टेड टू राइज आफ्टर जुलाई 2026, बिल्कुल सही बात है। भारत का जो यूके में निर्यात है ये बढ़ने का अनुमान है, कपड़ा निर्यात बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भैया? क्योंकि सेटा फ्रेमवर्क इलिमिनेट और ग्रेटली रिड्यूस टैरिफ फॉर इंडियन गारमेंट्स, क्योंकि सेटा ने क्या किया है, या तो हटा दिया है या टैरिफ को एकदम क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो ये सही, आर से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल अवार्ड, अब ये भी क्या है, एमपीडब्ल्यू मोस्ट पावरफुल वीमेन अवार्ड। ये सेरेमनी कहाँ पर आयोजित हुई? ये सेरेमनी मुंबई में, मुंबई मतलब महाराष्ट्र में, मुंबई में ये सेरेमनी आयोजित हुई। इसमें नीता अंबानी जी ने टॉप किया है। नीता अंबानी जी जो फाउंडर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन की क्या है, ये फाउंडर मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है या फाउंडर है, और इनको जो है प्रथम पुरस्कार मिला है। और दूसरा जो सेकंड रैंक है ये आई रोशनी नागर मल्होत्रा जी, जो एचसीएल टेक्नोलॉजी की क्या है, चेयरपर्सन है। द लिस्ट सेलिब्रेट्स इन्फ्लुएंशियल फीमेल बिजनेस, अच्छा मतलब क्या कह रहा है कि जो लिस्ट है किसके बारे में बताती है कि जो फीमेल इन्फ्लुएंशियल फीमेल है, जो वर्किंग वीमेन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी फीमेल, और जो इनोवेशन ला रही हैं चीज़ों में, व्यवसाय को बढ़ावा दे रही व्यवसाय को, तो उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। हु टॉप द फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन रैंकिंग अनाउंस रिसेंटली मुंबई? नीता अंबानी। हाल ही में मुंबई में घोषित फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? नीता अंबानी जी ने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीता अंबानी वाज रैंक नंबर 1 इन द फॉर्चून इंडिया एमपीडब्ल्यू लिस्ट, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है, फॉर्चून इंडिया एमपीडब्ल्यू सूची में नीता अंबानी को नंबर 1 स्थान दिया गया था, बिल्कुल सही बात था। अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये गलत हो गया है। कह रहा है कि अवार्ड सेरेमनी न्यू दिल्ली में थोड़ी हुई, ये कहाँ हुई, ये आपकी मुंबई में, ये गलत हो गया। नई दिल्ली में आज थोड़े, वो मुंबई में, वो तो केवल क्या पहला सही हो गया आपका। तो रोशनी नागर मल्होत्रा वाज पोजीशन सेकंड इन द फॉर्चून इंडिया एमपीडब्ल्यू पावर लिस्ट, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि फॉर्चून इंडिया एमपीडब्ल्यू की पावर लिस्ट पर रोशनी नागर मल्होत्रा को दूसरे स्थान पर रखा गया था, सही बात है। सी लीड एसएल टेक्नोलॉजी एज ए सीईओ एंड ड्राइवन की टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ग्लोबली, क्यों उनको दूसरे स्थान पर रखा गया, ये नहीं मतलब क्यों हाई रैंकिंग के दूसरा स्थान ही मायने रखता है, क्योंकि ये एसएल टेक्नोलॉजी का नेतृत्व करती है, साथ ही साथ ये मतलब कई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन्होंने ग्लोबली लेवल पे किए हैं, मतलब ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे कई इन्होंने इन्वेशन किए हैं, इसलिए इनको सेकंड रैंक मिली है। तो दोनों एक्सप्रेशन सही भी है आपका। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव, देखिए अभी भी क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, मतलब क्या, देखिए 2019 में कोविड आया था, कोविड आने से क्या हुआ था, जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर थे, जो मतलब ऐसे हमारे भाई बहन थे, जो रेडी पटरी वाले भाई बहन, इन लोगों को क्या हुआ था, इन लोग का जो रोजगार था वो बिल्कुल छिन गया था, क्योंकि आवागमन, फैक्ट्रीज वगैरह सब क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, तो फ्रीज हो गई थी, तो इस वजह से सब कुछ का कारोबार बंद हो गया था। ये लोग डेली कमाने खाने वाले व्यक्ति थे, तो इन पे क्या है कि काफी वित्तीय बोझ पड़ गया, काफी कर्ज में लोग दब गए, काफी किस तरह से जीने के लिए इनको मतलब लाले पड़ने लगे। तो सरकार ने इनको मतलब सपोर्ट करने के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना स्टार्ट की थी। अच्छा, अब इसी को क्या किया सरकार ने और बढ़ाते हुए क्या किया है कि स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। स्ट्रीट फूड हब को मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक जगह यहाँ पे हब हो गया, यहाँ पे स्ट्रीट फूड के ढेर सारे आपके क्या लगे हुए, स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से आ जा रहा है, यहाँ पे करेगा खाएगा, भाई स्ट्रीट फूड हब रहेगा तो यहाँ पे लोगों की भीड़ लगेगी, और ये लोग क्या होंगे, इकोनॉमिकली क्या होंगे, मजबूत होंगे। अच्छा, तो इसी के फेज में जम्मू कश्मीर का लखनापुर कस्बा को चुना गया है, मतलब लखनापुर कस्बा जो जम्मू कश्मीर
राज्य में है, इसको जो है फर्स्ट टाउन इंटीग्रेटेड इनटू द टारगेट स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव, मतलब पहले स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव में इसको चुना गया है। अच्छा, इसको ही क्यों चुना गया? देखिए, ये जो लखनापुर कस्बा है, ये माता वैष्णो देवी लोग जाते हैं, श्री माता वैष्णो देवी, तो इसके रास्ते में पड़ता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये हब है, लोग यहाँ से यात्रा कर रहे हैं, अब लोग पर्यटक लोग यहाँ पे स्वाद लेंगे कि नहीं तरह तरह के व्यंजनों का, क्योंकि यहाँ पे डोगरा ट्राइब का जो है लोकल व्यंजन क्या है रहेगा। अब लोग इसका आनंद लेंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या होंगे, इकोनॉमिकली क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। और इसका उद्घाटन किसने किया? साइंस एंड टेक के मिनिस्टर जो है जनरल जितेंद्र सिंह जी ने किया हुआ है। Which location has been first town integrated under the PM Swanidhi Street Food Hub project? किस नाम? लखनापुर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। नया पीएम स्वानिधि स्ट्रीट फूड हब परियोजना से शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? लखनपुर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पीएम स्वानिधि स्कीम वाज इनिशियली लॉन्च इन जून 2020। बिल्कुल सही बात है। पीएम स्वानिधि स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2020 को। द न्यूली इनॉग्रेटेड हब शोकेस एथनिक कुजीन ऑफ द डोगरा ट्राइब। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी जो इसका नया फेज है, इसमें जो है मतलब जो इसका हब बनाया जा रहा है, इसमें लखनापुर ट्राइब को के मतलब कुजीन, एथनिक कुजीन, मतलब जो उनके पारंपरिक व्यंजन है उनका स्वाद मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही, ये भी सही है ना। जून 2020 में शुरू की गई और डोगरा का पारंपरिक व्यंजन रहेगा। लखनापुर यूनिकली पोजिशन टू बेनिफिट द स्ट्रीट फूड वेंडर अंडर पीएम स्वानिधि। बिल्कुल सही बात है। लखनापुर क्या करेगा, मतलब कि यूनिकली, मतलब इसको यूनिक रखा गया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीट फूड वेंडर को बेनिफिट करेगा कि यहाँ पर रहेगा, सब लोग यहाँ पे भोजन पानी करेंगे स्ट्रीट पे, तो बेनिफिट रहेगा ये। क्यों? इट एक्ट्स एज गेटवे, मतलब ये क्यों, मतलब अपने आप आगे बढ़ेगा क्योंकि ये गेटवे है एक तरह से का। जो मिलियंस ऑफ जो मतलब तीर्थयात्री है श्री माता वैष्णो देवी जाते हैं, तो क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आपका दोनों ऑप्शन सही हो गया। कौन सा? ए सही, बी सही, और ए आर का क्या है? एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, इनॉग्रेशन ऑफ द टावर ऑफ जस्टिस। अभी अभी क्या हुआ है कि टावर ऑफ जस्टिस का क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स कहां पर है? ये कॉम्प्लेक्स है गुरुग्राम में। क्या है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में क्या है? टावर ऑफ जस्टिस एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जहां पर क्या है कि एक तरह से हब रहेगा। हब मतलब आप समझ सकते हैं एक तरह का कि यहाँ पर जो है 56 मॉडर्न कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। 56 मॉडर्न कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। किस लिए बनाए जाएंगे? ताकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसों का जो भार है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि देखिए बहुत से निर्दोष लोग ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं, तो उनके केस वगैरह ओपन हो और उनको न्याय मिल सके, इसीलिए क्या है कि एक टावर ऑफ जस्टिस जो है उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? जस्टिस सूर्यकांत व्यास जी द्वारा। ये हमारे देश के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। हमारे देश के क्या है? मुख्य न्यायाधीश जी हैं। तो इनके कर कमलों द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इसका मतलब मैंने बताया कि थाउजेंड ऑफ लोकल पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करना। इन विच सिटी ऑफ हरियाणा टावर ऑफ जस्टिस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश? कहाँ? गुरुग्राम में। हरियाणा के किस शहर में टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टावर ऑफ जस्टिस कॉम्प्लेक्स वाज इनॉग्रेटेड बाय सीजीआई। बिल्कुल सही बात है। टावर ऑफ जस्टिस कॉम्प्लेक्स भारत के सीजीआई जो कौन है? सूर्यकांत जी, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। सही बात है। अगर ये क्वेश्चन करंट में आ जाए तो सही होगा। अच्छा, इफ द हाउसेस 56 सेपरेट फंक्शनल कोर्ट रूम अंडर वन सेंट्रलाइज लेआउट। हाँ, ये बात भी सही है ना, कि सेंट्रलाइज लेआउट में क्या है कि 56 सेपरेट फंक्शनल कमरे हैं। सही है, सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन भी गलत है इसमें। ठीक, केंद्रीकृत लेआउट 56 अलग कमरे हैं, ये बात अदालत का चेक। सही बात है। टावर जस्टिस का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया था, ये भी सही है। दोनों आपका सही हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सही। टावर ऑफ जस्टिस सेटअप इन एक्सपेक्टेड टू क्लियर जुडिशियल डिले इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उचित बात है। क्या कह रहा है? टावर ऑफ जस्टिस सेटअप से गुरुग्राम जिला अदालतों में न्यायिक देरी कम करने की क्या है? उम्मीद है। बिल्कुल सही बात है। द फैसिलिटी हैवी एक्सपेंड कोर्ट रूम इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंटीग्रेटेड 56 कोर्ट रूम। क्यों कम होंगे भैया? क्योंकि 56 कोर्ट रूम बन जाएंगे तो केस जल्दी सॉल्व होंगे, इसलिए न्यायिक जो क्या कहते हैं डिले है कम आएगा। सही है दोनों। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड कमर्शियल सैटेलाइट बोर्ड। अभी अभी क्या है कि एक वर्ल्ड की पहली कमर्शियल न्यूक्लियर सैटेलाइट है, इसका क्या किया गया है? लॉन्चिंग की गई है। क्या की गई है? लॉन्चिंग। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका देखिए बेटावोल्टिक नाम है इसका, मेटाबॉलिक नहीं है इसका, ये गलत है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। इसका क्या है? बेटावोल्टिक। क्या है? बेटावोल्टिक। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो बेटावोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी, फुल फॉर्म अवश्य याद रखिएगा। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है गया है। ये
पहली विश्व की न्यूक्लियर पावर, मतलब जैसे आप जानते होंगे सैटेलाइट्स पे सोलर पैनल वगैरह लगे रहते हैं, उनको चार्ज देने के लिए, सप्लाई देने के लिए, पावर सप्लाई। तो इसमें क्या है कि न्यूक्लियर पावर सप्लाई दी गई है, तो ये जो है पहली ऐसी है। तो बीटा वोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। अच्छा, इसको लॉन्च किसने किया? स्पेसएक्स, आपको पता है एलन मस्क जी की कंपनी है, और फाल्कन 9 रॉकेट से किया है। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है सिटी लैब्स कंपनी, जो है कहाँ की? यूएसए की। यूएसए की सिटी लैब्स कंपनी ने इसको बनाया है, लॉन्च किया फाल्कन 9 रॉकेट ने। और ये ट्रांसपोर्टर 7 मिशन के थ्रू जो है इसको लॉन्च किया गया है। मतलब जो ट्रांसपोर्टर 7 मिशन है उसके तहत इसको क्या किया गया? ऑपरेशनलाइज किया गया है। Which corporate rocket vehicle was utilized to launch the world's first nuclear powered commercial satellite board Falcon 9? इसके पहले परमाणु संचालित वाणिज्य उपग्रह बोर्ड को लॉन्च करने के लिए किस कॉर्पोरेट वाहन का उपयोग किया गया? Falcon 9। Consider the following regarding board satellite launch. It was engineered by CityLab company of the UK। गलत जवाब। यूके कंपनी है नहीं, कंपनी कहाँ की है? यूएसए की। पहले गलत हो गया, सिटी लैब तो सही है लेकिन कंपनी यूएसए की है। इट यूनाइटेड किंगडम, काट दीजिए इसको, है ना। इट वेंट टू स्पेस एज ए पार्ट ऑफ स्पेस ट्रांसपोर्टर 7 राइट 7। हाँ ये बात सही है, ट्रांसपोर्टर 7 राइट मिशन के तहत क्या है, दूसरा आपका सही हो गया ये। असर बोर्ड मार्क सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑर्बिटल ऑपरेशनल पैराडिज्म। क्या कह रहा है? बोर्ड दीर्घकालिक कक्षीय संचालन प्रति मानव में एक मील, महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बिल्कुल सही बात है। क्यों मील का पत्थर है महत्वपूर्ण? क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी आर्किटेक्चर पे काम करेगा और जो ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी है सोलर पैनल की इसको कम करेगा। तो इसीलिए क्या है कि अगर ये सक्सेस हो गया अच्छा खासा तो मील का पत्थर साबित होगा। तो ए सही, आर से इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, भारत टेक 2026 ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट। अभी क्या है कि नई दिल्ली में भारत मंडपम है, आप लोग जानते हैं भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो यहाँ पे क्या है कि भारत टेक्सटाइल 2026 के भारत टेक्स्ट 2026 का क्या किया? एक इवेंट आयोजित किया गया है। कब से कब चलेगा? 14 से 17 जुलाई चलेगा। और 20,000 डिस्टिंक्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट क्या किए जाएंगे? वहां पर शो आउट किए जाएंगे, और इसका मतलब लॉन्च शो किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, प्रदर्शनी लगेगी उनकी। और इसका उद्घाटन किसने किया? कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गिरिराज सिंह जो है, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गिरिराज सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका विजन क्या है? 5F विजन। कौन सा विजन है? 5F विजन। फार्म, अच्छा उत्पादन हो, फार्म पे अच्छा फाइबर बने, धागा अच्छी फैक्ट्री में अच्छे से प्रोसेस हो, फैशन के अनुरूप हो, और फॉरेन को एक्सपोर्ट हो। तो 5F पे ये काम करेगा। 8 पार्टनर स्टेट है, इस पे ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और लगभग 14 हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं। 14 हाई प्रोफाइल क्या है? हाई इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, ये भी याद रखिएगा। 8-14 नहीं, 14 है, ठीक है। विच वेन्यू होस्ट द भारत प्रीमियर इंटरनेशनल टेक्सटाइल मेगा इवेंट भारत टेक्स 2026 कौन करेगा? भारत मंडपम। किसी स्थल ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मेगा इवेंट भारत टेक्स 2026 मेजबानी की? भारत मंडपम। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग भारत टेक्स 2026। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह द्वारा किया गया, ये बात एकदम सही है। इट अप्रोच द इंक्लूड 5S अप्रोच इंक्लूड फिनेंस की बात थोड़ी कर रहा है, ये तो टेक्सटाइल की बात कर रहा है, तो गलत हो गया आपका। 5S दृष्टिकोण मुख्य स्तंभ कौन है? ये आपका फिनेंस, ये गलत हो गया, तो पहला ही सही हो गया इसका। नेक्स्ट, भारत टेक 2026 इंटीग्रेट 1000 ऑफ प्रोडक्ट विथ मोर देन 800 ग्लोबल डेलीगेट्स। मैंने बताया ना 800 ग्लोबल डेलीगेट्स नहीं है ना, कितने हैं? ये लगभग 14 ग्लोबल डेलीगेट्स है, सही कर लीजिएगा। हाँ 14 ग्लोबल डेलीगेट्स है, सही है। द प्राइमरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टू ग्लोबल लिंक द एंटायर डोमेस्टिक सप्लाई वाया फार्म टू फॉरेन पॉलिसी। हाँ ये बात सही है, फार्म टू फॉरेन पॉलिसी के तहत मतलब फार्म से फॉरेन पहुंचाना ही क्या है इसका पूरा एम है, तो ये बात भी सही है। AR दोनों से इसका एक्सप्लेनेशन। निदार 2.0 इनोवेशन चैलेंज, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी क्या है कि सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था पहले जिसका नाम था निदार। निदान का फुल फॉर्म क्या है? निदार का फुल फॉर्म आपका नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। क्या नाम है? नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। तो सरकार ने इसका फेज 2 लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? फेज 2 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये दो मंत्रालय ने मिलकर दो लोगों ने मिलकर जारी किया। किसने? एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, इसका सेकंड एडिशन है, मैंने आपको पहले बताया। और इसमें क्या है कि ये कौन सा इनिशिएटिव है? सूर्ययान इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव है? सूर्ययान इनिशिएटिव। और इसके तहत क्या है कि जो भी टेक्निकल है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनको इनवाइट किया जाएगा, उनके बीच कंपटीशन होगा, जिससे हमारे देश के युवाओं की जो प्रतिभा है ड्रोन से रिलेटेड वो क्या सामने आ सके। चलिए नेक्स्ट, द निदार 2.0 नेशनल इनोवेशन चैलेंज फोकस ऑन ब्रेक थ्रू इन विच अपकमिंग सेक्टर?
ड्रोन एप्लीकेशन रजिस्टर। निदान 2.0 राष्ट्रीय नवाचार चुनौती किस आगामी क्षेत्र की सफलता पर केंद्रित है? ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च पर केंद्रित है। निदान 2.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज क्यूरेटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। गलत। कह रहा है विशेष रूप से नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नहीं, मैंने आपको बताया साइंस माइटी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इट इज सेकंड ऑफिशियल एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ ये सेकंड एडिशन है, ये बात सही है। ये प्रतियोगी चुनौती के आधिकारिक दूसरा संस्करण, ये बात सही, तो दूसरा सही हो गया आपका। निदान 2.0 लेवरेजेस द स्टूडेंट टैलेंट टू रैपिडली एडवांस डोमेस्टिक ड्रोन एप्लीकेशन, बिल्कुल उचित कह रहा है। निदान 2.0 घरेलू ड्रोन उपयोग को तेजी से आगे बढ़ाने में छात्र प्रतिभा का लाभ उठाता है, बात बिल्कुल सही है। इट एक्सपर्टली अलाइन द सूर्ययान इनिशिएटिव टू क्रिएट स्टूडेंट लेड ड्रोन डिजाइन कंपटीशन नेशनवाइड, हाँ ये देश भर में छात्र नेतृत्व वाले ड्रोन डिजाइन प्रतियोगिता को बनाने के लिए विशेष रूप से सूर्ययान पहल संरेखित, मतलब सूर्ययान पहल है उसके तहत ही क्या ये कराया जाता है, तो ये दोनों से इसका समझिए। नेक्स्ट, यूथ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। देखिए अभी अभी क्या है कि 15 जुलाई में, तो आज ही के दिन क्या है कि यूथ स्किल डे क्या है मनाया जा रहा है, किस थीम के साथ? स्किल फॉर शेयर फ्यूचर, मतलब स्किल जो शेयर, मतलब अगर स्किल रहेगी तो फ्यूचर अच्छा रहेगा। देखिए नौकरी सबको नहीं मिल सकती, बात पूर्णतः सत्य है, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर स्किल है तो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर लेगा, इसलिए कह रहा है स्किल फॉर शेयर फ्यूचर। प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू अंडरस्कोर द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग देना लोगों को, जिससे क्या हो सके एम्प्लॉयमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करना, जिससे क्या हो सके आने वाले समय में रोजगार मिल सके। इट एम्फसाइजेस रिसाइलेंट पाथवे टू एलिमिनेट बैरियर टू टेक्निकल एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही बात है। बदलते डिजिटल अर्थव्यवस्था में तकनीकी शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के लिए जरूरत है, मतलब तकनीकी आपके पास रहेगी तो आप क्या है कि आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द डेजिग्नेटेड ग्लोबल थीम फॉर द वर्ल्ड यूथ स्किल डे फॉर सेलिब्रेटेड ऑन 15 जुलाई? क्या है? स्किल फॉर शेयर फ्यूचर। जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व युवा कौशल दिवस की निर्धारित वैश्विक थीम क्या है? साझा भविष्य के लिए कौशल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन 15 जुलाई, ये बात बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। द यूएन डिक्लेयर फोकसेस इंटायरली ऑन स्किल फॉर शेयर, बात बिल्कुल सही है। सही तरह से इसकी थीम को साझा भविष्य के लिए कौशल पर केंद्रित है, ये बात सही हो गया इसका। स्ट्रक्चर अपडेटिंग टेक्निकल करिकुला हाईलाइटेड ग्लोबली ऑन 15 जुलाई, बिल्कुल उचित बात कह रहा है कि 15 जुलाई को वैश्विक स्तर तकनीकी पाठ्यक्रमों में संरचनात्मक अपडेट पर प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। मैचिंग यूथ अप स्किल डायरेक्टेड टू मॉडर्न डिजिटल वर्क पे शिफ्ट रिड्यूसेस द एक्सपेंडिंग एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, हाँ क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि डिजिटल आधुनिक डिजिटल कार्यस्थल में जब बदलाव आएगा, लोग डिजिटल बनेंगे, कौशल युक्त बनेंगे, तो क्या बेरोजगारी कम होगी। दोनों सही हो गया, इसमें सभी हो गया। लास्ट में पिपलुआ संपदा इनिशिएटिव, देखिए एक पिल्लालू संपदा पहल लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में किसने लॉन्च किया है? यहाँ के मुख्यमंत्री जी नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने। ये हमारे देश के सबसे क्या है? रिचेस्ट सीएम है, सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। अच्छा इसका एम क्या है? इसका एम देखिए क्या है कि हमें जो है मतलब कि एक प्रोएक्टिव पॉपुलेशन बढ़ानी है, मतलब कि ऐसा नहीं कि खूब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, एक मतलब कि कह सकते हैं सक्रिय संसाधन, मानव संसाधन के ध्यान में रख के जनसंख्या को बढ़ाएं और संरक्षण के रूप में बढ़ाएं, ये नहीं कि बिल्कुल 10-15 ऐसे नहीं। इसमें मैक्सिमम क्या है कि 4 बच्चों की बात की गई है। देखिए बच्चे ही दौलत है, इसकी टैगलाइन क्या है? बच्चे ही दौलत है, बड़ा परिवार आशीर्वाद की तरह, चिल्ड्रन आर वेल्थ, लार्ज फैमिलीज आर ब्लेसिंग। इसके तहत क्या है कि इसकी एम थीम दी गई है और सरकार ने इसमें कहा है कि अगर आप तीसरा बच्चा आपका होता है तो आपको 30,000 और चौथे बच्चे में आपको सरकार 40,000 रुपए देगी। देखिए साउथ में जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है, तो एक मतलब कि बैलेंस के साथ आपको पॉपुलेशन बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है संरचनात्मक तौर पे, मतलब क्या कहते हैं संरचनात्मक तौर पे ध्यान दें, संख्या संरक्षण धाने के रूप में संरक्षित है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, हमेशा ध्यान रखिएगा। द स्ट्रेटजी टू काउंटर एंड सेफली रिजर्व द शेपिंग द टीएफआर, मैंने बताया ना, तो टीएफआर घट रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो घट रहा है आपका, तो उसके तहत इसको किया जाएगा। विच स्टेट इंस्टीट्यूट द फाइनेंशियल इंसेंटिव लेआउट पिपलुआ संपदा टू बैलेंसिंग टीएफआर? आंध्र प्रदेश। गिरते टीएफआर स्तरों को संतुलित करने के लिए किस राज्य ने वित्तीय प्रोत्साहन पिल्लालू संपदा शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। Consider the first step regarding Pipluva Sampada program. It awaits a direct fiscal payment of 40,000 for specifically for 4 child. सही बात है। चौथे बच्चे के 40,000 वित्तीय भुगतान, सही बात है। टैग लाइन स्टेट द स्मॉल फैमिली स्ट्रक्चर आर आइडियल, नहीं भैया, छोटा परिवार की तो बात ही नहीं की गई है। जब बात किसी गई है, बड़ा परिवार क्या है? आशीर्वाद है, केवल पहला सही। नेक्स्ट एंड लास्ट,
द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है रोल आउट द प्रोग्रेसिव मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर हायर चाइल्ड बर्थ। बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश अधिक बच्चों की संख्या में प्रगतिशील मौद्रिक प्रोत्साहन शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि सब प्लेसमेंट TFR रेट थ्रेटन लॉन्ग टर्म रीजन इकोनॉमिक हेल्थ एंड डिपेंडेंसी रेशियो। क्यों? क्योंकि कम प्रजनन दर से क्या हो सकता है, रीजनल भेदभाव बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए साउथ में कम है, नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रीजनल भेदभाव बढ़ सकता है, इकोनॉमिक हेल्थ की कंडीशन नहीं अच्छी रह जाएगी, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो ASIR से इसका एक्सप्रेशन भी। इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए बहुत ही अच्छी तरीके से। ऐसे ही करंट अफेयर्स के सौरभ अकेडमी पे जुड़े रहिए, कंटिन्यूस आपको करंट अफेयर्स पर डे मिलते हैं, नो गैप, और केवल संडे को छोड़कर। और आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।